ठीक है। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या बना है हमारा, तो बोलेंगे मोल पर लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। तो मोल्स पर लीटर को क्या बोलते हैं हम लोग, मोलरिटी, यानी उसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकेंड इनवर्स को क्या लिखते हैं हम लोग ऊपर, लेकिन टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, लिखते हैं उसको हम लोग सेकेंड इनवर्स लिखते हैं। तो इसको हम लोग एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ एम इंटू सेकेंड इनवर्स। यहाँ एम इंडिकेट करता है कंसनट्रेशन को, जिसकी वैल्यू होती है मोल्स पर लीटर होती है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक एग्जांपल दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट चेंजिंग ऑफ ए 0.01 m टू 0.02 ऑफ 8 सेकेंड में। आसान क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लिया हमने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। फॉर्मूला ये पढ़ रखा है। अब चूंकि ये चेंज है, इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, बोलेंगे आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ठीक बात है, अपॉन नीचे क्या होगा, टाइम का चेंज, तो लिखेंगे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, क्योंकि चेंज हमेशा ऐसा ही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल है, चाहे वो आर हो या टी हो, वही लिखा गया यहाँ पे। तो बोलेंगे डेल ऑफ आर का मतलब हमें इस रिएक्शन में इनिशियल पता है, फाइनल पता है और टाइम भी पता है, तो बताता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। लिखेंगे फॉर्मूला रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स होता है माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। तो वैल्यू आ गई 0.002 माइनस 0.01। फाइनल वैल्यू कितनी थी 0.002, वो पुट किया। इनिशियल वैल्यू कितनी थी 0.001, वो पुट किया। चूंकि ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्वेश्चन में लिख रखा है रिएक्टेंट है, इसलिए यूज करना है माइनस बाहर में। तो जब इसको घटाएंगे आपस में तो वैल्यू आएगी 0.008 आएगी, और बाहर माइनस साइन पहले से है फॉर्मूला के रिगार्डिंग, क्योंकि हमने अभी पढ़ रखा है कि फॉर्मूला होता है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। तो ये माइनस साइन बाहर पहले से दे रखा है, तो अगर आप इसका चेंज निकालिएगा वो ऑलरेडी माइनस आएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो इसलिए वैल्यू क्या आ गई 0.001 आ गई। तो हम बोलेंगे ये आर रेट ऑफ रिएक्शन वैल्यू क्या हो गई, तो हो गई 10⁻³ मोल्स इंटू सेकेंड इनवर्स हो गई। लिख लीजिएगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू हो गया, क्या होगा वैल्यू, तो लिखेंगे 10⁻³ क्या लिखेंगे इंटू मोल इंटू सेकेंड इनवर्स। ये एम क्या बतला रहा है, कंसंट्रेशन है, जो इसका मैंने बताया था यहाँ पे मोल्स पर लीटर, इसकी वैल्यू एम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻³ मोल्स पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, वही हमने यहाँ निकाला है वैल्यू। अब कहता है नेक्स्ट, ये हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल था, वो हमने बता दिया। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिएक्शन। कहता है पहला क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज द रेट इज कैलकुलेटिंग फॉर अ कैलकुलेट कंप्लीट टाइम इंटरवल एंड इट मे बी डिफाइंड एज। नेक्स्ट है हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये बोल रहा है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमें तब यूज पड़ता है जब हमें रिएक्शन पूरा कंप्लीट टाइम इंटरवल में पूछा जाए। एक सेकेंड, ठीक है। तो कहता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हो गया, दिस इज द रेट इज कैलकुलेटेड फॉर अ कंप्लीट टाइम इंटरवल एट इट मैन बी डिफाइंड एज। तो बोलता है एवरेज रेट जो है हम लोग कंप्लीट टाइम टेबल में बताएंगे, तो बोलेंगे आर एवरेज की वैल्यू होगी डेल्टा सी बाई डेल्टा टी के इक्वल है। तो वैल्यू ऑफ डेल्टा सी की क्या होगा, डेल्टा टी ग्राफ है कैलकुलेटिंग बाय अ फ्रॉम अ ग्राफ। हम इसको वैल्यू आर एवरेज को निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के रिस्पेक्ट में। तो कंसंट्रेशन क्या है वाई एक्सिस में, टाइम क्या है एक्स एक्सिस में। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो कुछ इस टाइप से बनता है, यानी कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ कंसंट्रेशन की वैल्यू घटती चली जाती है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो वैल्यू कहाँ चला जाएगी, इन्फिनिट को, या हो सकती है जीरो भी हो जाए। तो आइए इसका हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ क्या है। तो बोलता है कंसंट्रेशन जो चेंज है वो लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल कितना था C1 था, फाइनल कितना हुआ C2 हुआ। तो C2 क्या हो गया, घट गया ना। इनिशियल वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी और फाइनल वैल्यू क्या होगी, थोड़ी सी छोटी कम रहेगी। तो टाइम बढ़ने के साथ साथ कंसंट्रेशन घटता है। तो लिखते हैं डेल्टा सी इक्वल होता है C2 माइनस C1 बोलते हैं, यहाँ C1 ग्रेटर देन C2 के है, यानी यहाँ पर जो चेंज है वो डेल्टा सी बता रहा है जो कि निगेटिव है। और टाइम का चेंज कितना है बोलते हैं डेल्टा टी बोलते हैं, टाइम इंटरवल का चेंज क्या है डेल्टा टी। तो कोई हमसे पूछेगा ग्राफ क्या है, तो हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का जो ग्राफ है एवरेज रेट के बीच में, तो बोलेंगे सी और टी का ग्राफ ऐसा बनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि टाइम के रिगार्डिंग शुरुआत में कंसंट्रेशन डिसोशिएट होता है और फिर वो प्रोडक्ट में चेंज होने लगता है। अब कहता है कि अगर प्रोडक्ट का ग्राफ बनाएं हम, ये जो फिगर है वो है रिएक्टेंट के लिए। अगर मैं प्रोडक्ट के लिए बोलूँगा तो वहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऊपर वाई एक्सिस पे लाई करेगा और एक्स एक्सिस पे क्या होगा, टाइम होगा। तो बोलेंगे प्रोडक्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, शुरुआत में प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, तो बोलते हैं ग्राफ कैसा है, राइजिंग हो रहा है, राइजिंग हो रहा है, राइजिंग हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर प्रोडक्ट की वैल्यू खत्म हो जाएगी या बोलेंगे कॉन्स्टेंट हो जाएगी, उसके बाद प्रोडक्ट आगे इंक्रीज नहीं करता है।
तो बोलते हैं C1 एंड C2, उसमें बोलेंगे C2 बड़ा है C1 से, क्योंकि प्रोडक्ट जितना ज़्यादा फॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन में प्रोडक्ट का चेंज पॉजिटिव होना चाहिए। तो लिखेंगे डेल्टा C इक्वल्स टू C2 माइनस C1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस बार चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। खुद ही सोचो, C2 कहाँ है, ऊपर लाई कर रहा है, इसकी वैल्यू बड़ी होगी। C1 कहाँ है, नीचे लाई कर रहा है, इसकी वैल्यू छोटी होगी। तो जब C2 माइनस C1 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही तो आएगी। इसको लेंगे डेल्टा टी क्या आ रहा है, हमारा पॉजिटिव आ रहा है। टाइम का चेंज भी क्या है, मान लो यहाँ पे 5 सेकंड है, यहाँ 3 सेकंड है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 2 सेकंड डिफरेंस आया, तो पॉजिटिव टाइम चेंज आया। नेक्स्ट कहता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ठीक है, हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो समझ लिए, लेकिन हमें इसका कम वैल्यू निकालनी है, हमें ज़्यादा निकालना पड़ता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हमें किसी भी इंस्टेंट में पूछा जाता है कि क्या रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज कैलकुलेटेड फॉर अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ ए टाइम, नॉट फॉर अ कंप्लीट इंटरवल। यानी इंस्टेंटेनियस के अंदर में हम किसी खास टाइम पे पूछेंगे, या मान लो 5 सेकंड पे या 10 सेकंड पे, ऐसा पूछा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। इफ़ डेल्टा टी इज टू बी टेकन फॉर वेरी वेरी स्मॉल, बोला कि अगर टाइम डेल्टा टी का वैल्यू बहुत छोटा चेंज हो, तो उस केस में बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कन्वर्टेड इनटू द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो उस केस में जो हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में। ये है आर इंस्टेंटेनियस, जो चेंज हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में। तो फॉर्मूला क्या बनता है, आर इंस्टेंटेनियस की वैल्यू होती है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अब ये लिमिट क्यों आया है, हमने मैथ्स में पढ़ रखा है, लिमिट कंटिन्यूटी के अंतर्गत आता है। जब भी कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उसमें हम लोग लिमिट से उसको चीज़ को हम लोग छोटे टाइम इंटरवल के लिए बता सकते हैं। तो ये डेल्टा टी टेंस टू 0 का मतलब है कि लिमिट फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी छोटे टाइम इंटरवल के लिए, जिसको बोलते हैं डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल सी अपॉन डेल टी के इक्वल। ये डेल सी क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन है, डेल टी क्या है, चेंज इन टाइम है। तो लिखेंगे आर इंस्टेंटेनियस क्या बनेगा, तो बोलेंगे डी सी अपॉन डी टी बनेगा। बोलते हैं डी सी और डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है, द स्लो ऑफ ए टेंजेंट टू अ कर्व एट द पार्टिकुलर टाइम। डी सी और डी टी रिप्रेजेंट करता है स्लो ऑफ ए टेंजेंट, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, ये स्लोप है यहाँ पे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आर, हम कह सकते हैं आर इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू होगा हमारे पास डी सी बाई डी टी, विच इज ऑल्सो अ स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट कर्व डेल सी वर्सेस डेल टी। यानी हम बोलेंगे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्लोप बनता है उसको बोलते हैं आर इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है डी सी बाई डी टी के इक्वल। वही हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक बात है। अभी तक मैं जो भी बता रहा हूँ ये सब के सब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, इसलिए मैं उसको सिर्फ रीड आउट करके समझा रहा हूँ। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे तब वहाँ समझाएंगे कि इसको कैसे अप्लाई किया जाता है इस कंसेप्ट को। अब कहता है फॉर अ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ग्राफ कैसा है, ऐसा है, टाइम का ग्राफ ये है, तो स्लोप कर्व कैसा बनता है, ऐसा बनता है। तो अगर हम इस कर्व के लिए अगर स्लोप बनाएंगे तो स्लोप टेंजेंट पे बनता है, तो टेंजेंट कर्व पे ड्रॉ किए तो कहाँ कट करेगा, एक्सिस को कट करेगा। तो दोनों लाइन का पॉइंट हमें पता है, इसको मान लिया मैंने x1 y1 दे रखा है, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 है, तो इस लाइन का स्लोप क्या बनेगा, तो हम लिखेंगे स्लोप इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस s1। कहाँ पर रखा है फॉर्मूला को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ रखा है। अगर हमें 2 पॉइंट गिवन हो, if we have a 2 point, let's suppose point A coordinate is x1 comma y1 and point B having coordinate x2 comma y2, then there will be slope। 2 पॉइंट से हम स्लोप ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी कर्व पर, तो उसका फॉर्मूला होगा y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। ये फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की बात है, ठीक ना। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर में, तो बोलेंगे स्लोप क्या बना, तो बोलेंगे यहाँ पे ये y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 हुआ, ये स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, ग्राफ से देखो। तो बोलेंगे y2 वैल्यू क्या है, कम है, y1 क्या है, बड़ी है। तो अगर y2 बड़ा है, छोटा है और y1 बड़ा है तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि y2 का पॉइंट नीचे लाई कर रहा है, x1 का पॉइंट नीचे ऊपर लाई कर रहा है, तो डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। x2 का पॉइंट नीचे लाई कर रहा है, x1 का पॉइंट ऊपर लाई कर रहा है, तो डिफरेंस क्या होगा, छोटा माइनस छोटा, छोटा माइनस बड़ा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए हम बोल रहे हैं वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो स्लोप क्या बन रहा है, तो बोलेंगे डी सी बाई डी टी का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो लिखेंगे स्लोप इज इक्वल्स टू डी सी बाई डी टी। डी सी बाई डी टी क्यों आया, क्योंकि हमने उस वैल्यू को, एक एवरेज वैल्यू को हमने क्या कर दिया, लिमिट में अप्लाई कर दिया। लिमिट लगाने से क्या हुआ, वो फंक्शन डिफरेंशिएशन फंक्शन बन गया, डी सी बाई डी टी बन गया। अब कहता है प्रोडक्ट के लिए, तो बोलेंगे मान लीजिए एक पॉइंट है x1 y1 है, नेक्स्ट पॉइंट है x2 y2 है, दोनों ग्राफ पॉइंट के बीच में हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट कट किया, टच किया एक्सिस को, उस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं उस कर्व का, टेंजेंट का कर्व इक्वेशन।
तो स्लोप क्या निकलेगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब क्या है कि x2 y2 क्या है, ऊपर लाई कर रहा है, x1 y1 क्या है, नीचे लाई कर रहा है। अब स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए हम पॉजिटिव दिखला रहे हैं। सेम सिचुएशन, बस ये रिएक्टेंट के लिए बना रखा है, प्रोडक्ट के लिए बना रखा है। कुछ एग्जाम में पूछा जाता है कि शो द रे डायग्राम, या बोलेंगे डू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट फॉर अ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है, एक क्वेश्चन है, कहता है फॉर द रिएक्शन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट इज वेरीज विद द इट फॉलो बाय द इक्वेशन। बोला कि कंसंट्रेशन का रिएक्शन दे रखा है 3t² + 4t, फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बोला है कि इस कंसंट्रेशन के लिए हमें बताना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा। तो बोलेंगे r इंस्टेंटेनियस बनेगा dc/dt के इक्वल। d क्या है, कंसंट्रेशन c दे रखा है, डिफरेंशिएट करेंगे c को t के रिस्पेक्ट में, और निकालना क्या है हमें, किसी टाइम t को 3 सेकेंड पे निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 60 + का 4 लिख दिया, t को 3 इसमें पुट कर दो तो कैंसर क्या आ जाएगा, 6 3 18, 18 + का 4 22। अब कहता है r इंस्टेंटेनियस क्या होगा वैल्यू, तो बोलेंगे 22 मोल पर सेकेंड बनेगा, मोल पर सेकेंड। ये मोल क्या बतला रहा है, m बतला रहा है मोल्स पर लीटर को। सिंपल सी बात है, हमने पढ़ रखा है ना यहाँ पे स्लोप इक्वल टू dc/dt, तो ये वही स्लोप की वैल्यू है जिसको हम लोग r इंस्टेंटेनियस कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ ए रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए जनरल रिएक्शन।